Hello everyone, welcome back to my channel. In our today's video, we are going to study the concept of Russian Revolution. हमने हमारी लास्ट वीडियोस में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ लिया है, लीग ऑफ नेशंस के बारे में पढ़ लिया, and today we are studying Russian Revolution. So without any further delay, हम Russian Revolution को start करते हैं. It is also known as बोल्शेविक रेवोल्यूशन. इसको बोल्शेविक रेवोल्यूशन भी कहा जाता है. ये जो रशियन रेवोल्यूशन था, इट वाज नॉट एनी सडन इवेंट. ये कोई भी सडन इवेंट नहीं था, बट एक रिजल्ट था लॉन्ग प्रोसेस का. जो रशिया के लोग थे, उन्होंने क्या चीजें फेस की थी, पॉलिटिकल ऑपरेशन, सोशल इनइक्वालिटी और इकोनॉमिक हार्डशिप्स की वजह से ये रशियन रेवोल्यूशन हमें देखने को मिला था. तो रशियन रेवोल्यूशन की जो फेजेस थी, वो एक तो फेज थी जो अर्ली अपराइजिंग थी 1905 की, क्योंकि इसमें भी कुछ ऐसा इवेंट हुआ था जिसकी वजह से हमें बाद में रेवोल्यूशन देखने को और जो मेजर रेवोल्यूशंस थे वो हमें 1917 में देखने को मिलते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन रशियन रेवोल्यूशन की. और इसमें अगर हम बात करें तो वहां पर रोमानोव डायनेस्टी जो थी वो लीड कर रही थी, रोमानोव डायनेस्टी, और उसके लीडर था सिजार निकोलस टू. अब इसकी इंट्रोडक्शन के बाद हम देखते हैं कि रशिया की सिचुएशन कैसी थी बिफोर द रेवोल्यूशन. रेवोल्यूशन के आने से पहले रशिया की सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो कंडीशन थी वो कैसी थी. अगर हम रशिया की पॉलिटिकल कंडीशंस की बात करें तो जो सिजार निकोलस टू था वो एक एब्सोल्यूट मोनार्क की तरह रूल कर रहा था. वो एक ऑटोक्रेटिक रूलर था, मींस वो डेमोक्रेसी को रिजेक्ट करता था. एंड नो कॉन्स्टिट्यूशन, नो रोल फॉर सिटीजन्स इन गवर्नेंस. सिटीजन्स का कोई भी रोल नहीं था डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में. इनके पास, रशिया की सोसाइटी के पास कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था. करप्शंस हो रही थी और जो लोगों के दुख दर्द थे, लोगों की जो नीड्स थी, एस्पिरेशंस थी, वो भी इग्नोर की जा रही थी गवर्नमेंट के द्वारा. इसके बाद अगर सोशल कंडीशंस की बात करें तो सोसाइटी डीपली डिवाइडेड थी रिजिड स्ट्रक्चर्स में, जैसे कि जो नोबल्स हो गए, इंडस्ट्रियल वर्कर्स हो गए और कॉमन पीपल. जो नोबल्स थे वही सारे जो प्रिविलेज थी, वेल्थ थी, उसको एंजॉय करते थे, बट जो पीजेंट्स थे उनको सफर करना पड़ता था. सभी टैक्स का बर्डन और बाकी पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, उससे कौन सफर करता था? पीजेंट्स सफर करते थे. जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे और प्रोलेटेरिएट्स थे वो भी पॉवर्टी में रह रहे थे. कोई भी सोशल मोबिलिटी या फिर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं थी. और अगर हम इसके इकोनॉमिक कंडीशन की बात करें तो इकोनॉमिक कंडीशन में हमारे पास आ जाता है कि वो भी पुअर थी. जो एग्रीकल्चर था वो भी बैकवर्ड था. रशियन सोसाइटी में इंडस्ट्रियलाइजेशन तो हमें देखने को मिलती है, बट इट वाज लिमिटेड. इंडस्ट्रियलाइजेशन भी लिमिटेड थी. जो लोगों की बेसिक नीड्स थी, जो नेसेसिटीज थी, वो भी मीट नहीं हो रही थी. अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल रही थी और इन्फ्लेशन था. जो प्राइस थे चीजों के वो भी ज्यादा थे. और उसके बाद हमें देखने को मिलता है रूसो जापानीज वॉर. वॉर हुआ था रशिया और जापान के बीच में. इसमें रशिया का डिफीट हो जाता है. रशिया वाज डिफीटेड इन दिस वॉर, जिसकी वजह से क्या होता है कि लोगों के सामने जो सिजार की गवर्नमेंट है उसकी वीकनेस एक्सपोज हो जाती है. लोगों को लगता है कि ये गवर्नमेंट है वो कैपेबल ही नहीं है. लोग डिससेटिस्फाई हो जाते हैं, जिसकी वजह से आगे हमें रेवोल्यूशन देखने के लिए मिलता है. तो क्या होता है? लॉस ऑफ पब्लिक ट्रस्ट के जो वॉर था, जो डिजास्टर था, ये उसने शैटर कर दिया था लोगों का फेथ निकोलस टू की गवर्नमेंट में. एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी द सीरीज ऑफ इवेंट्स कि किस तरह सीरीज चलती हैं इस रशियन रेवोल्यूशन की. सबसे पहले द रेवोल्यूशन ऑफ 1905. जो रेवोल्यूशन था 1905 का, इसे हम ब्लडी संडे मैसेकर भी बोलते हैं. ब्लडी संडे मैसेकर ऑफ 1905. इसमें क्या हुआ था? जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था उसकी वजह से सोसाइटी में बहुत सारे सोशल और पॉलिटिकल चेंजेस आए थे. और जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे
वो जैसे कि अर्बन सिटीज में हो गया, लोग माइग्रेशन कर रहे थे, तो कंट्री के लिए क्या प्रॉब्लम थी कि लिमिटेड रिसोर्सेस थे उसके पास, बट पॉपुलेशन ज्यादा हो गई थी क्योंकि लोग भी माइग्रेट कर रहे थे। लिमिटेड सप्लाई थी, फूड सप्लाई कम थी, इकोनॉमिक क्राइसिस था। तो ये सभी चीजों की वजह से जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, जब बाकी लोग हैं, वो क्या करते हैं, मार्च करते हैं टुवर्ड्स द विंटर पैलेस। लोग हैं वो मार्च करते हैं टुवर्ड्स द विंटर पैलेस, और जो सिजार के ट्रूप्स होते हैं वो इन पर फायर कर देते हैं। जब क्राउड एंटर करता है विंटर पैलेस में, तो जो ट्रूप्स होते हैं सिजार की गवर्नमेंट के, वो क्या कर देते हैं, इन पर फायर कर देते हैं, जिसकी वजह से सिजार की जो एक इमेज बनी होती है एज अ फादर फिगर, सिजार की जो इमेज बनी होती है एज अ फादर फिगर, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। इमेज होती है एज अ फादर फिगर, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। और इसकी वजह से निकोलस को क्या करना पड़ता है, एक प्रॉमिस देना पड़ता है लोगों को कि वो एक जो असेंबली है, नेशनल असेंबली है, वो फॉर्मुलेट करेगा। ये जो एक सिंगल इवेंट होता है, इसने मास आउटरीच क्रिएट कर दी थी रशिया में, और रेवोल्यूशन को इनएविटेबल बना दिया था। तो इसके बाद क्या होता है, ये जो ब्लडी संडे मैसेकर होता है 22 जनवरी 1905 को, इसके बाद फॉर्मेशन होती है दुम्मा की। ये दुम्मा क्या था, इट वाज द पार्लियामेंट, जो कि निकोलस ने फॉर्म किया था। अब लोगों के प्रेशर की वजह से, लोगों ने प्रेशर डाला कि हमें नेशनल असेंबली चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव असेंबली चाहिए। निकोलस ने भी इस ब्लडी संडे मैसेकर के बाद में प्रॉमिस कर लिया था कि वो एक जो पार्लियामेंट है, असेंबली है, वो फॉर्मुलेट करेगा। सो एज ही प्रॉमिस्ड, उसने एक रिप्रेजेंटेटिव जो असेंबली थी वो बनाई, दुम्मा। हाउएवर इट हैड लिमिटेड पावर्स, वो जो असेंबली थी, वो जो पार्लियामेंट था, उसमें लिमिटेड पावर्स थी। सिजार के पास ही ज्यादा डोमिनेंस थी उसके सभी डिसीजंस की। इसी में हमें क्या देखने को मिलता है कि जब सिजार लेफ्ट कर जाता है पेट्रोग्राड को, तो उसकी जो वाइफ होती है अलेक्जेंड्रिया, एंड एक पर्सन होता है ग्रीगोरी रेस्पुटिन, ये क्या करते हैं, दोनों मिलके सिजार की जो थ्रोन है उसको ओवरथ्रो कर लेते हैं। और अब हम देखते हैं कि जो सेकंड इवेंट हुआ था, द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन ऑफ 1917। अब 1905 में हमें क्या देखने को मिला था, ब्लडी संडे मैसेकर। और इसके बाद 1917 में क्या हुआ था, फेब्रुअरी 1917 में, वैसे अगर हम इसकी बात करें तो ये हमें 8 मार्च को हुआ था, बट जो रशिया था वो उस टाइम पे जूलियन कैलेंडर को फॉलो कर रहा था, जूलियन कैलेंडर, जिसकी वजह से ये चीज 23 फरवरी को हुई थी। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन। तो इसमें क्या होता है, वही सेम चीज थी कि फूड शॉर्टेजेस थे, जिसकी वजह से प्रोटेस्ट हो गए थे पीटरबर्ग में। इसमें जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे उन्होंने भी इस अपराइजिंग को ज्वाइन कर लिया था, बट जो पुलिस थी उसने इन पर फायर भी कर दी। 11 मार्च को पुलिस ने इन जो प्रोटेस्टेंट थे उन पर फायरिंग कर दी, बट फिर भी पुलिस फेल हो गई, इनको रोक नहीं सकी। पुलिस failed to stop them even after fire on 11th मार्च। तो इसकी आउटकम हमें क्या देखने को मिलती है कि एक प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर्म होती है। 12 मार्च को प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर्म होती है, जिसका लीडर होता है अलेक्जेंडर केरेनेस्की। अब इस प्रोविजनल गवर्नमेंट के फॉर्म होने के बाद क्या होता है, जो निकोलस है उसको एब्डिगेट किया जाता है, और प्रोविजनल गवर्नमेंट का जो लीडर होता है ही वाज द अलेक्जेंडर क्रेनेस्की। अब इस प्रोविजनल गवर्नमेंट की अगर हम थोड़ी सी करेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो ये इसने किस चीज पर एम किया था कि हमने डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करनी है। प्रोविजनल गवर्नमेंट एम वाज टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी। ये जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी, इट वाज अ ड्यूल पावर सिस्टम, ये एक ड्यूल पावर सिस्टम था। इसको जो बाकी ग्रुप्स थे जैसे कि फ्यूडल्स हो गए, सोवियट्स हो गए, उनसे भी सपोर्ट मिली थी। गवर्नमेंट को किस किस से सपोर्ट मिली थी, एक तो फ्यूडल्स से एंड सेकंड वाज सोवियट्स।
अब जो फ्यूडल्स थे उन्होंने किस चीज की डिमांड की थी? उन्होंने डिमांड की थी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की। उन्होंने इस चीज की डिमांड की थी प्रोविजनल गवर्नमेंट से। और जो सोवियत थे उन्होंने क्या कहा कि हमें रेडिकल सोशलिस्ट रिफॉर्म्स चाहिए। तो इस तरह इन दो ग्रुप्स से प्रोविजनल गवर्नमेंट को सपोर्ट मिलती है। इसके बाद हम देखते हैं द अक्टूबर रेवोल्यूशन 1970। सबसे पहले सीरीज ऑफ इवेंट में हमारे पास रेवोल्यूशन था 1905 का, जिसको हम ब्लडी संडे मैसेकर भी बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास फेब्रुअरी रेवोल्यूशन आता है 1917 का, एंड द लास्ट इज अक्टूबर रेवोल्यूशन ऑफ 1917। अब इसमें क्या होता है, जो अलेक्जेंडर केरेन्स्की की गवर्नमेंट होती है, प्रोविजनल गवर्नमेंट होती है, उसको ओवरथ्रू कर दिया जाता है व्लादिमीर लेनिन के द्वारा। ये लीडर था व्लादिमीर लेनिन, इसने ओवरथ्रू कर दिया था केरेन्स्की की प्रोविजनल गवर्नमेंट को। ये जो इवेंट है ये अराउंड 6-7 नवंबर के अराउंड होता है। बट एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो रशिया था वो जूलियन कैलेंडर को फॉलो करता था, सो द डेट्स वर 24 और 25 अक्टूबर। अब व्लादिमीर लेनिन कौन से रेवोल्यूशनरीज को लीड करता है? बोल्शेविक कम्युनिस्ट रेवोल्यूशनरीज, बोल्शेविक। ये जो बोल्शेविक टर्म थी इट रिप्रेजेंट द सोल्जर्स, वर्कर्स, पीजेंट्स, जो कि मिडिल क्लास लोग थे, कॉमन पीपल थे, उनकी ये एक क्या बनाता है, काउंसिल बनाता है। व्लादिमीर लेनिन उनकी काउंसिल बनाता है सोल्जर्स की, वर्कर्स की, पीजेंट्स की, और ये क्या है, एक मतलब पाथ क्रिएट कर देता है टू कम्युनिस्ट स्टेट। क्या होता है, जनवरी 1918 में जो बोल्शेविक्स होते हैं वो रिजेक्ट कर देते हैं डेमोक्रेटिक इलेक्शंस को। वो क्या कहते हैं कि हमें हमारी डिक्टेटरशिप चाहिए। बट इस वजह से क्या होता है, हमें रशियन सिविल वॉर देखने को मिलता है, जो कि रेड आर्मी, रशियन सिविल वॉर रेड आर्मी और व्हाइट आर्मी के बीच होता है। जो रेड आर्मी थी इट वाज द बोल्शेविक्स और व्हाइट आर्मी उसके ओपोनेंट्स थे। 1922 में हमें क्या देखने को मिलता है कि वर्ल्ड की फर्स्ट कम्युनिस्ट स्टेट क्या है, फॉर्म हो जाती है, रशिया। अब ये रेवोल्यूशन हुआ क्यों था? व्हाट वर द कॉजेस ऑफ दिस रेवोल्यूशन? सो द वेरी फर्स्ट कॉज इज वर्ल्ड वार फर्स्ट। अब जो वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ होता है उसमें रशिया की भी पार्टिसिपेशन होती है, जिसकी वजह से उसे बाद में हमें जो कंसिक्वेंसेस देखने को मिली थी फर्स्ट वर्ल्ड वार की, इसके रिसोर्सेस ड्रेन हो जाते हैं, लोगों की लाइफ भी मैसिव लॉस हो जाता है, कंप्लीटली फेथ जो होता है, जो फेथ होता है लोगों का सिजार की लीडरशिप में, वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है, शैटर हो जाता है, जिसकी वजह से हमें बाद में रेवोल्यूशन देखने को मिलता है, क्योंकि पीपल लॉस्ट देयर फेथ इन द लीडरशिप ऑफ सिजार। द सेकेंड कॉज वॉज सोशल इनइक्वालिटी। अब जो रशिया की सोसाइटी थी इट वॉज डिवाइडेड, के जो मिडिल क्लास वाले थे, इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे, वो तो सफर कर रहे थे, कॉमन पीपल सफर कर रहे थे, एंड जो नोबल्स थे, ऑटोक्रेट्स थे, मर्चेंट्स थे, वो क्या कर रहे थे, सारे प्रिविलेज और वेल्थ को एंजॉय कर रहे थे। अब ये सारी चीजों ने क्या कर दिया, फ्यूल कर दिया डिसकंटेंट को। जो माइनॉरिटी की नेशनैलिटीज थी उनमें डिससेटिस्फेक्शन आ गई, जिसकी वजह से हमें रेवोल्यूशन देखने को मिलता है, ये भी एक कॉज बनता है। नेक्स्ट पॉइंट इज फेमाइन एंड पॉवर्टी। जो क्रॉनिक फूड शॉर्टेजेस थी, एग्रेरियन बैकवर्डनेस थी और मिजरी थी पीजेंट्स की, उसकी वजह से भी लाइफ बियरेबल नहीं थी, लोगों की अनबियरेबल थी। फूड शॉर्टेजेस थे, जो हमारा एग्रीकल्चर था वो पुअर था, लिमिटेड था, मतलब इफेक्टिव नहीं था, ज़्यादा प्रोडक्शन हमें देखने को नहीं मिलती थी। जो पीजेंट्स थे उनकी कंडीशन ऑप्रेसिव थी, जिसकी वजह से ये एक कॉज बनता है रशियन रेवोल्यूशन का। देन नेक्स्ट इज वीक लीडरशिप। अब जो सिजार था, ये जो सिजार वर्ड है इट मीन्स लीडर, ये लीडर होता है। कहीं हमें TSAR देखने को मिल सकता है,
कहीं हमें CZAR। जो सिजार था उसका रूल कैसा था, वो रूलर कैसा था, ऑटोक्रेटिक रूलर था, उसमें मतलब इनकॉम्पिटेंट था, वो रिजेक्ट करता था डेमोक्रेसी को, इक्वालिटी के कंसेप्ट को रिजेक्ट करता था। इसके साथ ही निहिलिज्म का राइज था, जिसकी वजह से जो रिमेनिंग लॉयलिटी थी वो भी शैटर हो गई थी। तो इस निहिलिज्म क्या होता है, ये एक ऐसी बिलीफ होता है कि हम जो ट्रेडिशनल बिलीव्स हैं, ट्रेडिशनल कल्चर्स, जो ओल्ड बिलीव्स चलते आ रहे हैं, उसको हम रिजेक्ट करते हैं निहिलिज्म में। तो निहिलिज्म का राइज हो गया था, लोगों में अवेयरनेस आ गई थी। इसके अलावा अगर हम देखें तो ब्लडी संडे मैसेकर, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, ब्लडी संडे, वो भी एक कॉज बन सकता है रशियन रेवोल्यूशन का। इसके अलावा हम लिख सकते हैं कि जो ऑटोक्रेटिक रूल था सिजार का, इससे पहले अगर हम बात करें, अलेक्जेंडर टू एक लीडर थे, अलेक्जेंडर टू, इन्होंने तो कुछ ना कुछ रिफॉर्म्स लाए थे रशिया की सोसाइटी में, बट इसके जो सक्सेसर्स थे जैसे कि अलेक्जेंडर थ्री और सिजार निकोलस, ये इन्होंने बहुत ही अग्रेसिव पॉलिसीज लाई थी रशिया की सोसाइटी में, जिसकी वजह से ये भी चीजें, इनका जो ऑटोक्रेटिक रूल था मोनार्क का, इन मोनार्क्स का, उसकी वजह से एक कॉज बन जाता है रशियन रेवोल्यूशन का। और जो पॉलिसी ऑफ रसिफिकेशन है, यहाँ पर हमने देखी पॉलिसी ऑफ रसिफिकेशन, इसका क्या मतलब है कि सिजार ने कहा वन लैंग्वेज, वन रिलीजन एंड वन कल्चर। इसका क्या था कि जो नॉन रशियन लोग थे उन पर भी फोर्स की जाती थी कि वो रशिया की लैंग्वेज, रशिया का कल्चर, रशिया का रिलीजन उसको अडॉप्ट करें। मींस जो नॉन रशियंस लोग थे, they were forced, non-Russian people were forced to adopt the Russian language, Russian culture। इसकी वजह से भी रशियन रेवोल्यूशन होता है। अलावा हमें एक दो और कॉजेस देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि एक था डिसकंटेंट अमंग नेशनैलिटीज। ये पॉलिसी ऑफ रसिफिकेशन में भी हम पढ़ सकते हैं कि जो लोग थे, अब उनको क्या हुआ, उनको फोर्स किया गया कि वो अडॉप्ट करें रशिया की लैंग्वेज को, रशिया के कल्चर को, तो उन्हें डर था कि उनकी आइडेंटिटी लॉस हो जाएगी, लॉस ऑफ आइडेंटिटी, क्योंकि अगर उनके ऊपर इम्पोज करा गया कल्चर रशिया का, रशिया की लैंग्वेज, तो उनकी जो आइडेंटिटी थी उसका लॉस हो रहा था। एंड द सेकेंड थिंग वाज एग्रेरियन प्रॉब्लम्स एंड कंडीशन ऑफ पीजेंट्स। इवन आफ्टर जो सर्फडॉम होता है 1861 में, उसके बाद भी पीजेंट्स की जो कंडीशंस थी वो अच्छी नहीं हुई थी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन भी कम थी, जिसकी वजह से ये भी एक कारण बन जाता है रेवोल्यूशन का। इसके बाद हम देखते हैं द रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। अब जो आइडियोलॉजिकल फाउंडेशंस थी इस रशियन रेवोल्यूशन की, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने एक फिलोसॉफिकल बैकबोन प्रोवाइड की थी इस रशियन रेवोल्यूशन को। उन्होंने सोशलिस्ट आइडियाज को प्रमोट किया, इन्होंने एक्सपोज की थी जो वर्कर्स की पुअर कंडीशंस थी, जो लोग सफर कर रहे थे, और इन्होंने रशिया की सोसाइटी में क्या प्रमोट किया, सोशलिस्ट आइडियाज को प्रमोट किया। एंड जो रेवोल्यूशनरी लीडरशिप थी जैसे कि जोसेफ स्टालिन, लेनिन एंड ट्रॉट्स्काई, इन्होंने क्या किया, लीडरशिप प्रोवाइड की थी इस रशियन रेवोल्यूशन में। सो ये अभी तक हमने रशियन रेवोल्यूशन की इंट्रोडक्शन और इस रेवोल्यूशन से पहले रशिया की सोसाइटी कैसी थी वो देखा। ने देखा कि सीरीज ऑफ इवेंट्स क्या थी। हमें सबसे पहले 1905 में संडे मैसेकर देखने को मिला, उसके बाद हमें फेब्रुअरी रेवोल्यूशन देखने को मिला 1917 में, और उसके बाद हमें अक्टूबर रेवोल्यूशन देखने को मिला। एंड इसके बाद हमने कॉजेस पढ़े थे रशियन रेवोल्यूशन के और रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। सो नाउ वी आर मूविंग टू द इम्पैक्ट ऑन रशिया, कि इस रशियन रेवोल्यूशन के कंसिक्वेंसेस क्या थे, इसके प्रभाव क्या पड़े। वी विल स्टडी बोथ द इम्पैक्ट ऑन रशिया एंड इंडिया। तो सबसे पहले हम अगर रशिया के इम्पैक्ट की बात करें, तो जो सिजारिस्ट रूल था वो एंड हो गया था। इस रशियन रेवोल्यूशन के बाद जो
रोमानव डायनेस्टी का 300 ईयर ओल्ड रूल था, जो मोनार्की सिस्टम था, सेंचुरीज ओल्ड मोनार्की ऑटोक्रेटिक रूल था जो चल रहा था, वो एंड हो गया था, अबॉलिश हो गया था। द एब्सोल्यूट मोनार्की वाज परमानेंटली अबॉलिश्ड। एंड सेकेंड थिंग वाज बोल्शेविक गवर्नमेंट। अब ये हमें एक पॉजिटिव कंसिक्वेंसेस देखने को मिलती है कि बोल्शेविक गवर्नमेंट का इस्टेब्लिश हो गई थी। जो कम्युनिस्ट रिजाइम था उसकी बिगनिंग हो गई थी, जिसमें लोगों की सुनी जाती थी। जो व्लादिमीर लेनिन था, एक इम्पोर्टेंट थिंग है, व्लादिमीर लेनिन ने क्या स्लोगन दिया था? पीस, ब्रेड एंड लैंड। और उसने ये भी कहा था कि ऑल पावर टू सोवियट्स, ऑल पावर टू सोवियट्स, मतलब उसने जो वर्कर्स थे, जो कॉमन पीपल थे, जो पीजेंट्स थे, उसी उन्हीं को सारी पावर्स देने की बात की थी। तो बोल्शेविक गवर्नमेंट इसी को क्या करती है? सिंबलाइज करती है। जो लैंड और रिसोर्सेस थे वो भी रीडिस्ट्रीब्यूट हो गए थे। जो पहले नोबल्स थे, नोबल्स और जो लैंडलॉर्ड्स थे, उनके पास जो लैंड थी उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था पीजेंट्स में, वर्कर्स में। जो फैक्ट्री थी वो भी हैंड ओवर कर दी थी उन मिडिल क्लास वर्कर्स को, ना कि उनके उनके ऊपर पावर थी जो उसके मेन लीडर्स होते थे, ओनर्स होते थे। और इसके अलावा हमें क्या देखने को मिलता है? सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी देखने को मिलती है, और जो बैंक थे वो भी नेशनलाइज्ड कर दिए गए थे। ये हमें पॉजिटिव कंसिक्वेंसेस देखने को मिलती हैं रशियन रेवोल्यूशन की। इसके अलावा क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ यूएसएसआर। यूएसएसआर, द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ये हमें 1922 में देखने को मिलता है। सोवियत यूनियन फॉर्म हो जाता है। द वर्ल्ड्स फर्स्ट कम्युनिस्ट स्टेट, इसमें जो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी उसको क्या किया गया था? अबॉलिश किया गया था। एंड द नेक्स्ट कंसिक्वेंसी इज सिविल वॉर एंड डिसरप्शन। अब जो प्रोलेटेरिएट डिक्टेटरशिप थी उसकी वजह से हमें सिविल वॉर देखने को मिला था। हमने ऑलरेडी क्या पढ़ा है कि जो बोल्शेविक्स थे, जो बोल्शेविक्स थे, उन्होंने क्या किया था? रिजेक्ट की थी डेमोक्रेसी। दे रिजेक्टेड डेमोक्रेसी जनवरी 1918 में। उन्होंने कहा कि हमें हमारी डिक्टेटरशिप चाहिए, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है? सिविल वॉर देखने को मिलता है, रशियन सिविल वॉर, जो कि रेड आर्मी और व्हाइट आर्मी के बीच होता है। रेड आर्मी किसे सिंबलाइज करती है? बोल्शेविक्स को, और व्हाइट आर्मी उसके ओपोनेंट्स को। इसमें जो जीतती है वो रेड आर्मी जीतती है, मींस जो बोल्शेविक्स हैं वो अच्छी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की वजह से जीत जाते हैं। तो एक और चीज हमें क्या देखने को मिलती है कि जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन थी वो डिक्लाइन हो जाती है, क्योंकि रेवोल्यूशन के बाद में क्या होता है? जो स्किल्ड वर्कर्स हैं वो कंट्री को लेफ्ट कर जाते हैं। ये हमें एक नेगेटिव कंसिक्वेंसेस देखने को मिलती है कि जो स्किल्ड वर्कर्स थे रशिया के, वो कंट्री को छोड़कर चले जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसमें हमें डेक्लाइन देखने को मिलता है। नाउ वी आर गोइंग टू सी द इम्पैक्ट ऑन इंडिया, कि इस रशियन रेवोल्यूशन का इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। द वेरी फर्स्ट थिंग इज इंस्पिरेशन फॉर इंडिपेंडेंस। तो रशियन रेवोल्यूशन के बाद जो इंडियन नेशनलिस्ट थे, लीडर्स थे, और जो ऑर्डिनरी पीपल थे, उन्हें क्या लगा कि अगर हम इकट्ठे हो जाएंगे, एक जो डिटरमाइंड हम अगर चीज सोच लेंगे, तो वी कैन ऑल्सो एंड द मोनार्की सिस्टम। तो हम मोनार्की सिस्टम को एंड कर सकते हैं, किसी भी ऑप्रेसिव इंपेरियल पावर को हम ओवरथ्रो कर सकते हैं। तो इट गेव मोमेंटम टू द इंडियन नेशनल मूवमेंट। ये INM, इंडियन नेशनल मूवमेंट के लिए इंस्पिरेशन बनता है रशियन रेवोल्यूशन। द सेकेंड थिंग वाज स्प्रेड ऑफ सोशलिस्ट आइडियाज। जो सोशलिस्ट आइडियाज थे, मार्क्सिस्ट और सोशलिस्ट आइडियाज थे, उनको पॉपुलैरिटी मिल गई इंडियन लीडर्स में, इंटेलेक्चुअल्स में, जिसने कि पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया का एक विजन शेप कर दिया।
सोशलिस्ट आइडियाज का क्या मतलब है कि उसमें जैसे कि इक्वल शेयर होगा, इक्वल शेयर्ड डिस्ट्रीब्यूशन होगी लैंड की, रिसोर्सेज की, तो ऐसे सोशलिस्ट आइडियाज का स्प्रेड हमें देखने को मिला। एंड द अनदर वाज शिफ्ट इन ब्रिटिश पॉलिसी। जो ये रशियन रेवोल्यूशन था इसका इम्पैक्ट ब्रिटिश की पॉलिसीज पर भी पड़ा। जो रशियन रेवोल्यूशन था वो ब्रिटिशर्स ने क्या देखा, एज अ थ्रेट देखा उसको। द ब्रिटिश सॉ द रेवोल्यूशन एज अ थ्रेट, डायरेक्ट थ्रेट। दे ग्रू मोर कॉशियस एंड अलर्ट, वो ज्यादा कॉशियस हो गए, अलर्ट हो गए, फियरिंग दैट सिमिलर अपराइजिंग कुड टेक रूट इन देयर कॉलोनीज। और उन्हें डर हो गया कि इस तरह की जो सिमिलर अपराइजिंग्स हैं, रेवोल्यूशंस है, वो उन्हें उनकी कॉलोनीज में भी देखने को मिल सकती हैं। सो द रशियन रेवोल्यूशन वाज नॉट जस्ट रशिया स्टोरी, इसने पूरे वर्ल्ड के पॉलिटिकल लैंडस्केप को क्या कर दिया, रीशेप कर दिया। सो दैट्स ऑल फॉर अवर रशियन रेवोल्यूशन टॉपिक। नाउ वी आर गोइंग टू सी अ क्विक समरी, हमने जितना भी अभी तक पढ़ा। तो सबसे पहले हमने देखा कि रशियन रेवोल्यूशन को हम बोल्शेविक रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। इसमें दो मेजर फेजेस थे, उसमें 1905 की अर्ली अपराइजिंग्स थी और जो मेजर रेवोल्यूशंस हुए थे वो 1917 में हुए थे। इसके बाद हमने रशिया की जो सोसाइटी थी बिफोर रशियन रेवोल्यूशन, उसकी पॉलिटिकल कंडीशंस को देखा कि ऑप्रेसिव थी वो भी कंडीशंस, उनका कोई रोल नहीं था डिसीजन मेकिंग में, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, और जो सिजार था उसने किसी भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को अलाउ ही नहीं किया कि वो प्रॉपरली इफेक्टिवली फंक्शन कर सके। और अगर हम सोशल कंडीशंस की बात करें तो सोसाइटी डिवाइडेड थी, जिसमें जो अपर क्लास वाले लोग थे वही सारी वेल्थ और प्रिविलेज को एंजॉय कर रहे थे, और जो बाकी कॉमन पीपल, पीजेंट्स, वर्कर थे वो सफर कर रहे थे। एंड व्हाट वाज अबाउट द इकोनॉमिक कंडीशन, के जो एग्रीकल्चर था वो भी पुअर था, इनइफेक्टिव था। इंडस्ट्रियलाइजेशन थी रशिया की सोसाइटी में बट इट वाज लिमिटेड, हमेशा देखने को मिला। अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम्स देखने को मिली, फूड शॉर्टेजेस देखने को मिली। और इसके बाद हमने देखे सीरीज ऑफ इवेंट्स। सीरीज ऑफ इवेंट्स में हमने देखा कि सबसे पहले जो ब्लडी संडे मैसेकर था, ब्लडी संडे मैसेकर 1905 में देखने को मिला, जिसके बाद दुम्मा की फॉर्मेशन होती है। इसके बाद हमें फेब्रुअरी का रेवोल्यूशन देखने को मिला 1917 में। इसके बाद क्या होता है, प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर्म होती है, अलेक्जेंडर केरेनेस्की उसका लीडर होता है, और जो सिजार है वो एब्डिकेट कर दिया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं अक्टूबर रेवोल्यूशन 1917 का, जिसमें जो व्लादिमीर लेनिन होता है उसने बोल्शेविक गवर्नमेंट को फॉर्म करता है, इस्टेब्लिश करता है, और जो प्रोविजनल गवर्नमेंट होती है केरेनेस्की की उसको ओवरथ्रो कर दिया जाता है। और इसके बाद हमें 1922 में देखे, बाद हमने इसके कॉजेस देखे कि रशियन रेवोल्यूशन के क्या क्या कॉजेस थे। सिजार का रूल था, ऑटोक्रेटिक रूल था, उसकी जो लीडरशिप थी वो वीक थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का भी इफेक्ट था। जो रसिफिकेशन की पॉलिसी थी, जो नॉन रशियन पीपल थे उनके ऊपर रशिया की लैंग्वेज, कल्चर इम्पोज किया जाता था। जो नेशनैलिटीज थी उनमें डिसकंटेंट था। और इकोनॉमिक कॉजेज भी थे, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन थी, जो एग्रेरियन कंडीशन थी, पीजेंट्स की कंडीशन थी, वो भी एक कॉज बनता है रशियन रेवोल्यूशन का। और जो एक और निहिलिज्म, राइज ऑफ निहिलिज्म। एंड इसके बाद हमने इसके कंसीक्वेंसेस देखे। कंसीक्वेंसेस में हमने क्या देखा कि बोल्शेविक गवर्नमेंट बन जाती है, जो कि हमारा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट था। जो इमरजेंस हो जाती है कम्युनिस्ट कंट्रीज की, कम्युनिस्ट स्टेट की इमरजेंस हो जाती है, फॉर्मेशन होती है सोवियत यूनियन की। और इसके अलावा हमें रशियन सिविल वॉर भी देखने को मिलता है। जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होती है वो डिक्रीज हो जाती है, और जो लैंड और रिसोर्सेज होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन होती है उनमें, जो बैंक्स होते हैं वो नेशनलाइज्ड हो जाते हैं, सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी हमें देखने को मिलती है। सो दैट्स ऑल अबाउट द रशियन revolution. If you have any problem then you can ask me. Thank you.